नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने राज्यसभा कंप्लीट कर लिया था। तो अब क्योंकि हम लोग केंद्रीय विधायिका टॉपिक पढ़ रहे थे और केंद्रीय विधायिका में मैंने जैसा कि बताया था कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर केंद्रीय विधायिका बनता है। और उसी क्रम में हमने पहला टॉपिक जो पढ़ा था, चर्चा जिसके बारे में की थी, राज्यसभा हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है और उसका आप बार बार रिवीजन करें। याद करना ही नहीं है, मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, चीज़ों को बार बार रिवीजन करने का प्रयास करें। और आप हम लोग जो आज चर्चा करने वाले हैं, जो आज का टॉपिक रहेगा क्लास का, वह है लोकसभा। तो देखिए दोस्तों, देखिए लोकसभा का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 81 में, ध्यान रखना है। जैसा कि अब राज्यसभा से हम लोग तुलना करें तो राज्यसभा में मैंने आपको बताया भी था कि राज्यसभा का जिक्र किस आर्टिकल में है, 80 में है। तो उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार जो लोकसभा का जिक्र है वो अनुच्छेद 81 में है, अनुच्छेद 81 में है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, प्राय पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस सदन को लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। आपको ऑप्शन दे सकता है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। तो इस पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि हमेशा लोकसभा को लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है, लोकप्रिय सदन। मैंने वहाँ एक पॉइंट और कराया था आपको, राज्यसभा को उच्च सदन के रूप में बताया था, तो लोकसभा को यहाँ पर हम निम्न सदन के रूप में जानते हैं। ये क्वेश्चंस खूब पूछा जाता है डी ग्रुप्स में, जितने भी डी ग्रुप के एग्जाम हैं, निम्न सदन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस सदन को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। और तो आपको ऑप्शंस लगा देना है, तुरंत क्लिक कर देना है। किसको जाना जाता है? लोकसभा को जाना जाता है। हम लोग आगे बढ़ें और ये देखें कि इसकी अधिकतम संख्या कितनी है, लोकसभा की अधिकतम संख्या। जब हमने राज्यसभा पढ़ा था तो आपको ध्यान होगा राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 थी। ठीक उसी प्रकार लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो अधिकतम सदस्य संख्या, तो दोस्तों जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो है 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। अधिकतम का तात्पर्य क्या है? अधिकतम का तात्पर्य है कि लोकसभा की सीटों को 552 से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखना है आपको। इन 552 का यदि मैं डिवीजन करूं तो 552 में से 530 सदस्य ये जो 530 सदस्य होंगे ये सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनता द्वारा निर्वाचित, जनता द्वारा निर्वाचित। तो जो 530 सदस्य हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित होंगे। जो 20 सदस्य हैं वो यूनियन टेरिटरीज, जो क्षेत्र हैं अपने यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित क्षेत्र, तो जो 20 सदस्य हैं वो कहाँ से चुने जाएंगे? केंद्र शासित क्षेत्रों से। 20 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्रों से, ठीक है। और ये तो आपको पता ही होगा कि वर्तमान में कितनी यूटीज हैं, तो आपको ध्यान रखना है। पहली यूटीज कितनी थी? 7 यूटी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई हैं? 8 हो चुकी हैं। ध्यान रखना है क्योंकि एक जम्मू कश्मीर के रूप में एक यूटी और बढ़ गई है। तो जो यूटीज पहले 7 हुआ करती थी, केंद्र शासित प्रदेश जो पहले 7 थे, अनुच्छेद 370 जहां पर जम्मू कश्मीर के लिए कुछ विशेष प्रावधान थे, उसको हमें पता ही है 1 वर्ष पहले निरसित कर दिया गया। जिसके बाद जो यूटीज हैं जिनकी संख्या 7 हुआ करती थी, अब कितनी हो गई है? बढ़कर 8, क्योंकि जो विशेष प्रावधान उसके हमने स्पेशल प्रोविजन समाप्त कर दिया है अनुच्छेद 370, और उसके बाद हमने जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दे दिया है, केंद्र शासित क्षेत्र बन गया है। इसीलिए 7 से बढ़कर 8 हो गई हैं। अब हमें पता है पहले स्टेट्स कितने थे? 29 थे, ये आपको ध्यान रखना है। 29 स्टेट्स थे, लेकिन 29 कब थे? जब अनुच्छेद 370 था। लेकिन जब अनुच्छेद 370 निरसित किया गया तो हमें पता है एक स्टेट घट गया, क्योंकि ये अब क्या बन गया? यूटी। इसीलिए वर्तमान में पूछा जाए कि स्टेट कितनी है तो
ध्यान रखना है आपको, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। ये छोटी छोटी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। 20 केंद्र शासित क्षेत्रों से ये कैसे, ये भी निर्वाचित होंगे, जनता द्वारा निर्वाचित। इसमें से 2 बचे, 2 सदस्य मनोनीत होंगे राष्ट्रपति द्वारा। ध्यान रखना है, 2 सदस्य मनोनीत होंगे राष्ट्रपति द्वारा, और ये दोनों सदस्य एंग्लो इंडियन होंगे। एंग्लो इंडियन का तात्पर्य ये है कि पहले ब्रिटेन के नागरिक हों या किसी और देश के हों, लेकिन अब वह भारतीय नागरिक हैं, उन्हीं को एंग्लो इंडियन बोला जाता है। तो ध्यान रखना है, 2 सदस्यों को मनोनीत करता है यहाँ पर राष्ट्रपति। तो ये है अधिकतम सदस्य संख्या। तो आपको ध्यान रखनी है, अधिकतम सदस्य संख्या 552 होंगे, 530 राज्य सदस्य हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित होंगे, 20 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्रों से होंगे और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखें कि आज लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। वर्तमान में देखें, प्रेजेंट का हम देखें कि आज कितनी है, तो ध्यान रखना है आपको वर्तमान सदस्य संख्या। तो जो वर्तमान संख्या है लोकसभा की वो है 545। इन सीटों पर ही चुनाव होते हैं, यानी कि 543 सीटों, क्योंकि पता है हमें 2 सदस्य सीधे सीधे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो रहे हैं। इसका मतलब लोकसभा के फिलहाल के जो चुनाव होते हैं कितनी सीटों पर होते हैं, जनता द्वारा जो निर्वाचित सदस्य हैं वो 543 सदस्य हैं। वो कैसे, आप समझने का प्रयास करें। इनमें से 530 सदस्य हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित। बाकी जो 13 सदस्य हैं वो केंद्र शासित क्षेत्रों से, जनता द्वारा निर्वाचित, और ये कहाँ से होंगे, ये राज्यों से। 530 सदस्य हैं ये राज्यों से हैं, और ये 13 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्रों से निर्वाचित। ठीक उसी वहां पर भी ठीक इसी प्रकार है, 530 सदस्य राज्यों से होंगे, यहाँ 20 सदस्य हो जाते हैं और यहाँ 2, केवल इस जगह पे यहाँ पे दोनों में अंतर है। तो 13 सदस्य केंद्र शासित, बचे 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, आदर वही है, एंग्लो इंडियन होगा, राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि लोकसभा में जिन 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है उनके मनोनीत करने का आधार क्या है, तो ध्यान रखना है वो सदस्य एंग्लो इंडियन होंगे। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, क्योंकि इन दोनों का तो सेम है, क्योंकि जो चेंज हो रहा है अधिकतम सदस्य संख्या में जो चेंज, क्योंकि अधिकतम सदस्य संख्या में यूटी से 20 सदस्य होते हैं, जबकि वर्तमान सदस्य संख्या में यूटी से 13 सदस्य होंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि वहाँ पर अधिकतम सदस्य संख्या में जो केंद्र शासित क्षेत्रों से संख्या है वो 20 है, जबकि यहाँ से 13 है, और 530 सदस्य हैं वो राज्यों से होंगे। तो पूछा जा सकता है कि कितने सदस्य लोकसभा में, कितने सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं, तो 530 सदस्य। कितने सदस्य यूटी से निर्वाचित होते हैं, तो 20, और वर्तमान में 13 होगा। कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसके बाद हम लोकसभा के सदस्यों का चुनाव देखते हैं। निर्वाचन, हम लोकसभा के सदस्यों का हम लोग निर्वाचन देखें। देखिए दोस्तों, यदि हम निर्वाचन देखें तो किस आधार पर होता है, तो उसकी एक पद्धति है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली।
इसको हम समझने का प्रयास करें। जैसे हमने दोस्तों राज्यसभा के लिए पढ़ा था आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, और ठीक यहाँ पर जो, लेकिन वो प्रणाली नहीं है ये, ठीक है, ये दूसरी प्रणाली है। तो यहाँ की जो निर्वाचन की पद्धति होगी, जो चुनाव होगा वो किस प्रकार होगा, तो चुनाव होगा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पे। प्रादेशिक का मतलब ये है कि भारत को एक फिक्स्ड जो क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा, खंडों में बांट दिया जाएगा पूरे भारत को एक फिक्स्ड, और वहाँ के लिए एक फिक्स सीट दे दी जाएगी जिसको आप लोकसभा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे पूरे भारत को बहुत सारे लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाएगा, उसी को बोलते हैं प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, यानी इस हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाएगा प्रणाली सिस्टम। यानी एक ऐसा सिस्टम होगा पूरे भारत को विभिन्न, यानी कि 530 लोकसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा, और यूटीज को लगभग 13 यूटीज, यानी कि टोटल लगभग पूरे भारत को 543 क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। प्रणाली के द्वारा एकल निर्वाचन, एकल निर्वाचन। एकल निर्वाचन का क्या तात्पर्य है? एकल यानी कि एक, और निर्वाचन यानी एक निर्वाचन हो। एकल निर्वाचन का तात्पर्य यहाँ पर यह भी है कि उस व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए वह व्यक्ति मथुरा लोकसभा क्षेत्र से खड़ा हुआ है, तो जो उसको वोट देगा वो एक व्यक्ति, वहीं का एक व्यक्ति ही वोट दे सके, यानी एक निर्वाचन। एकल निर्वाचन का मतलब है वोट, उसे एक वोट दे सकेगा व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति अब वो 4 जगह जाके 4 सांसदों को वोट दे दे, नहीं। मान लीजिए फटाफट मोटरसाइकिल उसने तैयार की और फटाफट अपने यहाँ पर मथुरा लोकसभा जो क्षेत्र है उसका वहां वोट दिया, क्योंकि भारतीय नागरिकता तो है ही है उसके बाद फटाफट मोटरसाइकिल उठा के दूसरे क्षेत्र में चला गया, फिर उसके बाद वहां से वहां कि अपने वोट का 4 बार प्रयोग कर रहा है। बिल्कुल ऐसा कतई नहीं होगा। एकल निर्वाचन होगा, यानी जो क्षेत्र होगा वो विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जा रहा है, और जब एकल निर्वाचन और निर्वाचन होगा यानी कि वो वहां की मतदाता सूची में उसका नाम होगा, वहीं पर वोट करेगा, इसी को एकल निर्वाचन बोलते हैं। तो केवल एक सिंगल वोट कर पाएगा व्यक्ति, तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल निर्वाचन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसकी पद्धति कौन सी होगी, हम लोग देखें इसकी पद्धति। तो ध्यान रखना है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा के चुनाव में सदस्यों का जो चुनाव होता है वो किस प्रकार होगा, किस जो चुनाव की पद्धति है वो क्या है, तो वो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ड द पोस्ट सिस्टम। पोस्ट दोस्तों इसका क्या तात्पर्य है, इसको देखें हम लोग फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो पहले खम्मा छुएगा वो जीत जाएगा। इसका तात्पर्य जैसे बचपन में आप लोग खेल खेले होंगे कि प्रॉपर 4-5 बच्चे होते थे हम लोग जब छोटे थे, और छू के आते थे, जो पहले छू देता खम्भे को वो जीत जाता था। यहाँ पर भी ठीक ऐसे प्रकार है। मान लीजिए 4 सदस्य खड़े हुए हैं, A B C D। यहाँ पर 4 कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट को 15 वोट मिले, दूसरे को 14 वोट मिले, तीसरे को 13 वोट, इसको 12 वोट। सबसे ज़्यादा किसको मिले? 15। यानी देखा जाए तो किसको मिले सबसे ज़्यादा? 15 वोट इसको मिले। तो ध्यान रखना है, तो जीत कौन जाएगा यहाँ पर? ये सदस्य जीत जाएगा, 15 जीतने वाला। लेकिन एक चीज़ पे आपने गौर किया, इसको केवल 15 लोगों ने, तो हम लोग हमारे यहाँ पर यही पद्धति है कि ये जो सदस्य 15 वोट जिसने प्राप्त किए हैं वो जीत जाएगा। लेकिन एक बात पर हम लोग यहाँ गौर करें, इसको 15 लोगों ने तो पसंद किया है, लेकिन 14, 13 प्लस 12 मैं सबका ऐड करूँ तो 39 लोगों ने इसको नापसंद किया है। देख रहे हो, और 39 लोगों ने नापसंद किया, फिर भी ये सांसद बन जाएगा। और जबकि पसंद किसने लोगों ने किया? 12। ये तो मैं प्रणाली की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अपने यहां पर चुनाव फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के आधार पे, यानी कि जिसको भी सबसे ज्यादा वोट पड़ जाएंगे जिस व्यक्ति को, वो व्यक्ति जीत जाएगा जिस भी दल से होगा। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा, चुनाव जो होगा यहाँ पे वो जनता सीधे, मान लीजिए जो जनता है, जैसे हमने राज्यसभा में पढ़ा था कि जो जनता है वो सीधी भागीदारी करेगी, यानी प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करेगी चुनाव में, या अप्रत्यक्ष रूप से, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था अप्रत्यक्ष रूप से। यहाँ पर किस प्रकार करेगी, तो आपको ध्यान रखना है
क्योंकि लोकसभा के सदस्य को हम सीधे वोट जाके चुनेंगे, इसीलिए जो चुनाव होगा वो कॉन्टेक्ट हम लोगों के बीच में, और जो प्रतिनिधि होगा, जो लोकसभा का प्रतिनिधि है उसके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। इसीलिए यहां पे ध्यान रखना है प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, ये प्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट चुनेंगे इसको हम, ऐसा नहीं है इनडायरेक्ट रूप में, हम सीधे से जनता द्वारा चुना जाएगा डायरेक्ट रूप से। यहां पे मतदान में देखें कि मतदान खुला मतदान होगा या गुप्त मतदान, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर, क्योंकि जब हमने राज्यसभा पढ़ा था तो राज्यसभा में हमने खुला मतदान पढ़ा था, जबकि यहां पर गुप्त मतदान। अब आप कहेंगे गुप्त कैसे? जब आप लोग वोट डालने के लिए जाते हैं तो चुपचाप आप एक कमरे में जाएंगे और वहां पे बाकायदा चुप अपना, आपके वोट को कोई और व्यक्ति नहीं देख सकेगा कि आपने किस दल को वोट दिया है, इसीलिए गुप्त सीक्रेट वोट होगा। तो सिस्टम, वोटिंग सिस्टम कौन सा होगा? सीक्रेट वोटिंग सिस्टम। तो ध्यान रखना है गुप्त मतदान होगा, गुप्त मतदान, ये पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है, ध्यान रखना है। तो हमने निर्वाचन में पढ़ा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होगा, एकल निर्वाचन क्षेत्र होगा, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के आधार पे होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा, गुप्त मतदान होगा, ये सारी चीजें होंगी। अच्छा, यहां पर जो वयस्क मताधिकार होगा वो कौन सा होगा? तो ध्यान रखना है जो मताधिकार, लोगों को मत का अधिकार होगा, वो किनका होगा? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे यहां पर वोट डाले जाएंगे। इसका तात्पर्य क्या है? तो कुछ नहीं, ये बड़ा सिंपल से, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का तात्पर्य है ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है, यानी जो 18 वर्ष या 18 वर्ष के अधिक हैं वो वोट में अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। इसका मतलब जो यहां पर वोट डाला जाएगा वो किस आधार पे होगा? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो हम कहें कि वोट किस आधार पे? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। ध्यान रखना है दोस्तों, सार्वभौमिक, बड़ा ही, देखिए जो चीज़ जितनी बड़ी दिखती है ना वो तो उसको तोड़ना उतना ही आसान होता है। ध्यान रखना है, आप वर्ष से उसके छोटे 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 डिवीजन कर दिया करिए। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इतना है 18 वर्ष, यानी या तो 18 वर्ष हो या 18 वर्ष से अधिक हो, या तो एज उसकी 18 हो गई हो या 18 वर्ष से अधिक हो, वो व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा के लिए भारत में किसी भी व्यवस्था में वोट अपना कास्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है उसकी एज 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो। तो अब हम लोगों ने देखा लोकसभा का निर्वाचन। में आगे बढ़ता हूं इसी क्रम में। अब देखते हैं हम लोग सदस्यों की योग्यताएं। मान लीजिए आपको कल को प्रधानमंत्री बनना है। देखिए प्रधानमंत्री का भारत में कोई चुनाव है ही नहीं, मैंने पहले भी बताया था। चुनाव किसका होता है? लोकसभा सदस्यों का। तो यही है, मान के चलिए यदि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो पहले जरूरी है कि लोकसभा के सदस्य बने। लोकसभा के सदस्य हैं या राज्यसभा के हैं तो आप प्रधानमंत्री तो बन ही जाएंगे यदि आपकी पहचान, जान पहचान या लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं आसान। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर देखें योग्यताएं। तो आपको यदि मान लीजिए प्रधानमंत्री बनना है तो योग्यताएं देखिए कि क्या क्या योग्यताएं हैं लोकसभा सदस्य बनने की। तो देखिए जो पहली योग्यता है, अब आप ही बताइए नागरिक कहाँ का होना चाहिए? अमेरिका का वो प्रधानमंत्री जब भारत का बनेगा तो नागरिक भी तो कहाँ का होना चाहिए? तो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ठीक। उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष, ध्यान रखना है इसकी आयु। तो जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है उसकी एज कितनी होनी चाहिए? मान लीजिए लोकसभा सदस्य के लिए जरूरी है कि 25 वर्ष आयु हो, भारत का नागरिक हो। अच्छा नेक्स्ट, क्या जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है या लोकसभा के लिए, उसके लिए जो योग्यताएं हैं, क्या वो पागल होना चाहिए या पागल हो? तो जरूरी है कि दिमागी रूप से तो कम से कम सही होना चाहिए। तो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से
स्वस्थ हो। अच्छा, नेक्स्ट हम आगे बढ़ें। क्या वह दिवालिया हो? दिवालिया मैंने आपको पहले भी बताया था, अ पर्सन हु करप्ट विद बैंक इज कॉल्ड बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी। यानी एक व्यक्ति जो बैंक के साथ धोखाधड़ी करता है। कुछ लोग दिवालिया को और पागल को एक ही समझते हैं, नहीं, गलत है बिल्कुल। विजय माल्या यहाँ से भारत के पैसे लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ लेके भाग गया। वो पागल है या होशियार है? होशियार है, सीधी सी बात है, तो ध्यान रखना है आपको। तो वो व्यक्ति बेसिकली है क्या? दिवालिया। तो दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवालिया ना हो, बैंक का पैसा बेसिकली बैंक के साथ फ्रॉड नहीं किया हो, दिवालिया ना हो। मैं अगला पॉइंट नेक्स्ट लिखूं तो भारत का नागरिक ना हो, 25 वर्ष उसकी एज हो गई हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, मानसिक रूप से सही हो, दिवालिया ना हो। राज्यसभा में, अब हम लोग, आप मुझे डेराइव करिएगा, राज्यसभा में हम जाएं तो हमने और भी कुछ पढ़ा था, इसके अलावा एक पॉइंट और भी पढ़ा था कि वो जो व्यक्ति है जो भी लोकसभा या राज्यसभा के लिए निर्वाचित होना चाहता है, उसके लिए जरूरी ये है कि वो लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का तात्पर्य है कि उसकी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। सरकारी नौकरी है तो बिल्कुल उसको त्यागपत्र देना होगा, और त्यागपत्र देने के बाद फिर वो यहाँ आ सकता है। तो यदि आपकी नौकरी है और आप सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि नहीं मुझे पॉलिटिक्स में जाना है और मुझे प्रधानमंत्री बनना है, ऐसा कुछ करना है, या लोकसभा का सदस्य बनना है, तो जरूरी है अपनी सरकारी नौकरी आपको पहले छोड़नी पड़ेगी। तो लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, तो ये ध्यान रखना है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का एक सरल तात्पर्य सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी। अब हम लोग इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम लोग देखते हैं लोकसभा का कार्यकाल, देख लेते हैं। कार्यकाल, देखिए हम लोकसभा का भी कार्यकाल देख लेते हैं, लोकसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यही कि लोकसभा का कार्यकाल कितना है। जैसा कि हमने पढ़ा था राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, और राज्यसभा को, परमानेंट का मतलब ये है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। जब राज्यसभा को भंग ही नहीं किया जा सकता तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं था, फिक्स था। लेकिन उसके सदस्यों का कार्यकाल था 6 वर्ष, जैसा कि हमने क्लास में पढ़ा था। ऐसे ही लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें पता है भारतीय संविधान को बनाने में, या भारतीय संविधान कहीं ना कहीं जो समान प्रतिरूप है वो है ब्रिटेन का संविधान, क्योंकि ब्रिटेन वालों ने ही तो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान को डेवलप किया है। तो ध्यान रखना है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 का लगभग 70 से 75% संविधान सेम टू सेम हमने उठा लिया है, और उसके अलावा भी हम लोगों ने बहुत सारे देशों से ग्रहण किया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बहुत सारे देशों से नकल की है या हमें कुछ आता नहीं, हमने उनके एक्सपीरियंस से सीखा है। तो यदि आपके, और मैं ही मान लो, मैं, आप, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखता है, तो ये अच्छी बात है या बुरी? अच्छी बात है। दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखो, वो अच्छी बात है। या फिर आप खुद कोई एक्सपेरिमेंट करो और फिर 2 से 4 साल बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप गलत हो जाए, सही हो जाए, फिर उसके बाद सीखो। तो अच्छी बात ये है कि 4 साल न खराब करके दूसरे के एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीख लो। तो बस हमने भी वही किया था सेम, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो हमने वहाँ से लिया। तो वहाँ का जो सदन है, हाउस ऑफ कॉमन जिसको बोलते हैं ब्रिटेन का, कहीं ना कहीं हाउस ऑफ कॉमन के समान ही भारत का जो सदन है वो लोकसभा है। तो हाउस ऑफ कॉमन की जो ड्यूरेशन है वो भी लगभग 5 वर्ष है। तो ठीक उसी प्रकार, लगभग ठीक उसी प्रकार भारत के भी जो हाउस है, जो लोकसभा है, उसका भी सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और जो राज्यसभा के सदस्यों का, लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है लगभग वह भी 5 वर्ष है, ध्यान रखना है। तो मैं कहूं लोकसभा का जो सामान्यतः कार्यकाल, मैं सामान्यतः बोल रहा हूं, तो 5 वर्ष। कार्यकाल कितना होगा इसका? 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। अब लेकिन हम लोग थोड़ा ध्यान दें
क्योंकि कई कई बार ऐसा हुआ है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी अब तक ऐसे मात्र प्रधानमंत्री हैं जो सबसे कम ड्यूरेशन के लिए प्रधानमंत्री रहे थे, और कभी कभी ऐसा हुआ है कि कोई कोई भारत का प्रधानमंत्री 10 से 12 दिन रह गया है, 12 दिन रह गया है केवल प्रधानमंत्री, और कभी कभी ऐसा भी हो गया है जो मैंने अभी ड्यूरेशन बताया आपको 5 वर्ष, लेकिन लोकसभा की अवधि 5 से 6 वर्ष भी हो गई है। इसका मतलब ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। इसका तात्पर्य, इसका मतलब ये है कि लोकसभा का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। या ठीक ठाक एग्जाम्स में पूछा जाता है और उसमें से एक ऑप्शन 5 वर्ष है, लेकिन एक ऑप्शन ये भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति भंग करता है लोकसभा को मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, तो भंग किया जा सकता है, इसीलिए लोकसभा का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। तो 5 वर्ष की तुलना में ये ऑप्शन का ही ज्यादा सही है, तो ध्यान रखना है। अब आपको चूज ये करना है कि आप यहां देखें और आपको मान लीजिए ऑप्शन 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शंस में आप देखिएगा ज्यादा सही कौन सा है, उसको टिक कर लीजिएगा। मान लीजिए वो कथन न हो कि सिर्फ 5 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष ऐसे कुछ है, तो 5 वर्ष लगा दीजिए, ठीक है, आप देख लीजिएगा वहां पे। तो इसका जो सामान्यतः जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, लेकिन इसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है, निश्चित कार्यकाल नहीं, निश्चित कार्यकाल नहीं। वो क्यों? क्योंकि मैंने भी बताया इसे मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की सलाह पर, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसे मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की सलाह पर कभी भी भंग किया जा सकता है, कि सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए और हो गया कि जो लोकसभा है उसे किसके द्वारा भंग किया जाता है, तो ध्यान रखना राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन एक ऑप्शन होगा इसके साथ ये भी हो, जैसे अभी मैंने बताया था 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, हमें ज़्यादा सही है वो ये टिक करना होता है। यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, वहाँ पर सेम क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। एक ऑप्शन वहां पे ये हो कि उसे कभी भी, क्योंकि उसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता। दूसरा ऑप्शन इस तरीके से ध्यान रखना है, तो राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन वहीं पे हो कि मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, तो ज्यादा सही कौन सा हो गया? दूसरा ऑप्शन, दूसरा लगाइए वहां पे। तो मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति इसे कभी भी भंग कर सकता है। देखिए, कभी भी का तात्पर्य ये है, मैं आपसे बात करूं, भंग कर सकता है। कभी भी का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए जो दल, जिस दल का प्रधानमंत्री होगा कोई भी व्यक्ति, उसका तात्पर्य ये है कि उसे लोकसभा का विश्वास हासिल है, तब तक प्रधानमंत्री है। जैसे ही उसको लोकसभा का अविश्वास प्रस्ताव हासिल होगा, अविश्वास का मतलब ये है कि मान लीजिए उसकी जो पूर्ण बहुमत है, या तो फुल मेजॉरिटी टूट जाए, फुल मेजॉरिटी कम हो जाए, उसकी सीटों की संख्या कम पड़ जाए किसी भी दल को, क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल 543 है, 543 में से जो सदस्य 273, क्योंकि 50% +1 प्राप्त करना होता है पूर्ण बहुमत के लिए। अब उसको पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हो पाता, या हो पाता भी है तो 3-4 दल थे, उनमें से एक दल निकल के भाग गया। जैसे ही एक दल निकलेगा, इसका मतलब है जो उसको 273 या 274 सीट हो रही थी पूर्ण बहुमत के लिए, अब उन सीटों में कटौती आएगी। हो सकता है 50, 30, 40 कुछ सीटों से वो समर्थन दे रहा होगा। जैसे ही वो अपना समर्थन तोड़ेगा तो 40 सीटें कम हो जाएंगी, तो तुरंत उसे क्या हासिल हो जाएगा? कहीं ना कहीं लोकसभा में अविश्वास हासिल हो जाएगा। तो या लोकसभा में कहूँ पूर्ण बहुमत नहीं होगा उसका। जैसे ही पूर्ण बहुमत नहीं होगा तो पूर्ण बहुमत न होने की स्थिति में तुरंत लोकसभा भंग हो जाएगी, ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत न होने की स्थिति में, बहुमत न होने की स्थिति में, या अविश्वास,
ठीक है कि नहीं, ध्यान रखना है। तो जब सदन में उसको पूर्ण बहुमत नहीं होगा तो इस स्थिति में राष्ट्रपति इसे कभी भी भंग कर सकता है। यही कारण है राष्ट्रपति इसे कभी भी भंग कर सकता है मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की सलाह पर, इसीलिए इसका कोई फिक्स्ड कार्यकाल नहीं होता है। तो ध्यान रखना है, इसीलिए इसे कभी भी विघटित किया जा सकता है, इसलिए इसका कोई निश्चित, और एक आप ये भी दे सकते हो एक कारण, क्योंकि इसे कभी भी विघटित किया जा सकता है। वही बात सारी चीजें मैंने भी बताई हैं। तो निश्चित कार्यकाल इसका नहीं होता है 5 वर्ष। इसके सदस्यों का कार्यकाल देखें हम तो इसके सदस्यों का कार्यकाल भी कहीं ना कहीं 5 वर्ष होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, कल 5 वर्ष। ध्यान रखना है आपको ये चीजें। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी कभी एक पॉइंट और होता है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे, और पूछ ली के, क्योंकि हम जानते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़कर 6 वर्ष भी हो गया है। क्या ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ऐसा सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, मैंने अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के समय किया जा सकता है, जहां एक बार में जो लोकसभा का कार्यकाल है उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखना है, क्या इसके कार्यकाल में लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है तो वृद्धि की जा सकती है, लेकिन आपातकाल, ध्यान रखना है राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या होगा? राष्ट्रीय आपातकाल के समय, तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसके कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए ध्यान रखना है आपको, ये एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो आपसे पूछ ले कभी कि कब बढ़ाया जाता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा के ड्यूरेशन को बढ़ाया जा सकता है, 5 से 6 वर्ष किया जा सकता है, लेकिन जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बढ़ाया जाएगा वो एक बार में सिर्फ 1 वर्ष होगा। अच्छा, कितनी बार बढ़ाया जा सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि लोकसभा के कार्यकाल को, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल को कितनी बार बढ़ाया जा सकता है? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितनी बार? तो ध्यान रखना है भारतीय संविधान इस पर पूरी तरीके से मौन है, यानी कि कुछ लिखा नहीं हुआ है कितनी ही बार बढ़ा सकते हैं आप। तो मैं कहूँ ऐसा कितनी ही बार किया जा सकता है, कितनी ही बार, ऐसा कितनी ही बार किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये सारी चीजें आपको ये पूछ ली जाती हैं एग्जाम्स में और खूब पूछी जाती हैं। नेक्स्ट में आगे बढ़ूं इसके बाद, तो एक नोट लिख लीजिएगा आप कहीं भी, नोट ये कभी कभी क्वेश्चंस में ये भी पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए लोकसभा का या राज्य सदन में लगातार कोई व्यक्ति, लोकसभा में मान लीजिए लोक सदन है, सदन और कोई संसद में व्यक्ति लगातार कितने दिन तक एब्सेंट रहे, या लोकसभा में कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है और वो लोकसभा में ही कितने दिन तक ना आए जिसके बाद उसकी सदस्यता समाप्त। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो लगातार 3 दिन ना आए या 4 दिन नहीं आते थे या 5 दिन, तो होता क्या था 3 दिन की वार्निंग दी जाती, जनरली बोला तो यही जाता 3 दिन बाद नाम कट जाएगा, लेकिन होता नहीं था ऐसा। लेकिन मान लीजिए लगातार कोई 1 महीने 15 दिन रह गया एब्सेंट तो नाम काट दिया था। ठीक यहां भी उसी प्रकार है। तो यदि कोई भी व्यक्ति सदन में लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तो नोट कितने, लगातार 60 दिन। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया है, यही वाला क्वेश्चन, लगातार 60 दिन। आप देख सकते हैं बैक ईयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे इंटरनेट पर। लगातार 60 दिन अनुपस्थित होने पर
होने पर सदस्यता समाप्त हो जाएगी, सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, एग्जाम्स में दे देता है, ऑप्शन दे देगा आपको 60, 120, 30, 40, तो कितने दिन? 60 दिन। यदि कोई भी सांसद लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, यानी 2 माह तक, लेकिन ये सब लगातार होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो 15 दिन बाद आ गया एक बार, फिर उसके बाद नहीं आया, चाहे तो ऐसा नहीं, एकदम लगातार कंटिन्यूटी रूप से लगभग 60 दिन वो एब्सेंट होगा तो ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद देखते हैं हम लोकसभा के पदाधिकारी। देखिए इसके पदाधिकारी, तो इसके जो पदाधिकारी हैं जनरली, क्योंकि मैंने वहाँ कितने बताए थे, हम जब राज्यसभा के जब हमने पदाधिकारी पढ़े थे तो वहाँ पे राज्यसभा का सभापति पढ़ा था, राज्यसभा का उपसभापति पढ़ा था, महासचिव पढ़ा था। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ महासचिव के इतर एक और पद होता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पद भी है। हमें पढ़ाए तो जनरली 2 ही जाते हैं क्लासेस वगैरह में, लेकिन लोकसभा में मैंने राज्यसभा में 3 होते हैं, 3 पदाधिकारी होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और यहाँ पर पदाधिकारियों की संख्या 1 और बढ़कर 4 हो जाती है। 4 कैसे? लोकसभा का स्पीकर होगा एक, इसके बाद जो दूसरा होगा लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा, एक लोकसभा का अध्यक्ष होगा जिसको आप स्पीकर के नाम से जानते हैं, लोकसभा स्पीकर, दूसरा लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा, और तीसरा व्यक्ति जो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है वो है प्रोटेम स्पीकर। तीसरा पद होगा प्रोटेम स्पीकर का होगा, और जो चौथा पद होगा वो होगा कहीं ना कहीं महासचिव का, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पद है, जो हमने वहाँ भी पढ़ा था। तो बड़े 4 महत्वपूर्ण पद हैं, हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो 4 पदाधिकारी हैं हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हैं हमारे लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। ध्यान रखना है आपको, जो कि कहाँ से हैं? राजस्थान से। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बेसिकली इनकी अनुपस्थिति में यही काम करते हैं। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर, बड़ा शानदार पद है, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। प्रोटेम स्पीकर, और एक पद और भी है जिसे हम महासचिव के नाम से जानते हैं, महासचिव, एडमिनिस्ट्रेटिव पद है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और बाकी इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में आप शेयर करिए और उनसे सब्सक्राइब भी करवाइए, जिससे कि ये लाभ कम ही बच्चों तक ना पहुँचे बल्कि सभी बच्चों तक पहुँचे। ठीक है, नमस्कार।